8 अक्टूबर 2017 को अपराध के शातिर खिलाड़ियों द्वारा एक ऐसा काला इतिहास रचा गया जिसकी कल्पना फिल्मों और उपन्यासों में तो होती रही है, लेकिन एक इम्पॉसिबल मिशन को असलियत में पॉसिबल बना दिया गया। मुंबई जैसे भीड़ भरे शहर, बोरीवली रहवासियों के बीच सैकड़ों लोगों की नाक के नीचे एक ऐसी कारस्तानी को अंजाम दिया गया जिसमें मुंह खुले और आंखें फटी की फटी रह गई। यह अपराध क्राइम हिस्ट्री का वो काला अध्याय बना जिसमें प्लान बनाने वालों ने उन तक पहुंचने के निशान भी नहीं छोड़े थे। वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड कहा जाने वाला यह अपराध मुंबई पुलिस को अपनी भूमिका अदा करने के लिए ललकारने वाला था, लेकिन 8 अक्टूबर 2017 रविवार सुबह 7:45 बजे जो हो चुका था, उसे सुर्खियां बनने में अभी 24 घंटे बीतने बाकी थे। मैडम 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 वो मैडम सर दिस वे। हटिए सब लोग, हटिए सब लोग, साइड। सर क्या आपको किसी पे भी शक है कि ये काम किसने किया होगा? नहीं मैम, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सर टोटल 290 लॉकर्स हैं, जिसमें से 35 लॉकर्स तोड़े गए और यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सुरंग बनाई गई। बैंक में सबसे पहले किसने देखा था? सर सुबह मैंने अपने असिस्टेंट मैनेजर को और क्लीनर को क्लीनिंग करवाने के लिए भेजा था। श्योर। मैडम 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 सैटरडे संडे होने की वजह से 2 दिन बैंक बंद था। सर समझ में ही नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया। कस्टमर्स भी पीछे रहे। सर सुरंग बहुत लंबी है, अंदर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, जाओ तुम अंदर, तुम दोनों भी साथ में जाओ। लॉकर रूम के अलावा ब्रांच में और भी कहीं लूटपाट हुई है क्या? नहीं सर, लॉकर रूम तो बाहर से लॉक था और एज पर पॉलिसी कस्टमर्स के प्राइवेसी के लिए लॉकर रूम में सीसीटीवी अलाउड नहीं है। गौतमी, बैंक के अंदर और बाहर जितने भी सीसीटीवीज है सबके फुटेज चेक करो। सर। और मनीष, कल रात कौन सा गार्ड ड्यूटी पे था ये पता करो। सर प्लाई और बम्बू से पूरे सुरंग को सपोर्ट किया गया है ताकि ऊपर से धंसे ना।
बड़ी तकलीफ रहेंगे। सर ये किसी पेशेवर गैंग का काम लगता है, कम से कम 6-7 लोग जरूर लगे होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये 2-4 दिन का काम नहीं है, बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग हो रही है। सर, बैंक के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखा है बैंक वालों ने। देखो कोई और सीसीटीवीज है क्या जिसमें हमें बैंक के बाहर का व्यू मिले? सर। जैसे कि वो बिल्डिंग, वहाँ चेक करो फौरन। ओके सर। सर इतना बड़ा सुरंग एक दिन में खोदना पॉसिबल ही नहीं है। बैंक के नीचे इतना बड़ा सुरंग खोदा जा रहा था और किसी ने कुछ सुना ही नहीं। इम्पॉसिबल है सर। मुझे तो लगता है बैंक में से कोई तो इन्वॉल्व है इसमें। पुलिस कांस्टेबल ताला तोड़ो। सर, लॉकर रूम की सुरंग यहाँ अंदर खुलती है। सर यही बाहर से देखने को दुकान है, लेकिन इस पार्टीशन के पीछे सुरंग की ओपनिंग है सर। सर यह देखिए। माय गॉड, ये दुकान और बैंक के बीच कम से कम 20-25 फीट की दूरी होगी। मतलब ये सुरंग उतनी ही लंबी होगी। जी सर, लगभग उतनी ही लंबी और बिल्कुल सीधे लाइन में खोदी गई है। ये सुरंग खोदने में तो महीनों लगे होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ इस दुकान में हो रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी, और वो लोग करोड़ों लूट के चले गए। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। मुझे तुम वहां की सुरंग की फोटोज लेख लेना सर। हमें आगे काम में आएंगे। सर दुकान में जो नंबर लिखा है वो स्विच ऑफ है। ओह, देशमुख पता करो ये नंबर कहाँ रजिस्टर्ड है और ये दुकान का मालिक कहाँ है। सर मोहिते तुम ये दुकान और सुरंग की अच्छी तरह छानबीन कर लेना। सर। और गौतमी सर। तुम दुकान और बैंक के बाहर पिछले दिनों की सारी एक्टिविटीज का पता करो। जितने भी सीसीटीवीज है उनका रिकॉर्ड खंगालो, इन लोगों के बयान लो। इससे पहले कि वो लुटेरे भाग जाए हमें उन तक पहुंचने का लेट ढूंढना ही होगा। सर। सोसाइटीज में इंक्वायरी करो। ओके सर। यह सिक्योरिटी गार्ड रात में बैंक के बाहर ड्यूटी पर था। साहब मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बैंक के बाहर ड्यूटी पे था। तेरे बैंक के बाजू के गाले से सुरंग बनाकर तेरे बैंक के लॉकर के 35 लॉकर तोड़े और तूने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। दारू पी के ड्यूटी कर रहा था या तू भी शामिल है उन लोगों के साथ? नहीं साहब, माँ कसम मेरे को कुछ नहीं मालूम कौन कब ये कांड किया। लोग बैंक लॉकर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि घरों से ज्यादा बैंक्स को सुरक्षित माना जाता है, और जिस बैंक में लॉकर रूम होता है हर बैंक की तरह उसमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का एक लंबा चौड़ा विभाग होता है। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह से पानी अपना रास्ता खोज लेता है उसी तरह से लुटेरों ने सुरंग खोदकर लूट का रास्ता बना लिया। बैंक रॉबरीज के इतिहास में यह बेहद चौंका देने वाली वारदात थी। बैंक लॉकर रखने वाले हैरान परेशान लोग अपने खून पसीने की पाई पाई का हिसाब मांग रहे थे। ऐसे आपराधिक मामलों में जवाबदेही हमेशा पुलिस विभाग की होती है। पुलिस की तरफ उठी हर नजर हर बार यही सवाल पूछ रही थी कि पुलिस कब और कैसे और लूट का कितना प्रतिशत हिस्सा लुटेरों से बरामद कर पाएगी। लेकिन बोरीवली पुलिस के लिए भी इस तरह की लूट का केस नया था। लुटेरों की पहचान पता करने का हर जरिया अंधेरे में तीर दागने जैसा था। लेकिन फिर भी 10 से ज्यादा पुलिस टीम्स इस केस में अपनी भूमिका अदा करने के लिए पूरा प्रयास कर रही थी।
गाला उमाकांत भिड़े का है, जो थाना में रहता है। कह रहा था कि 6 महीने पहले इसने भवानी स्टोर वाले को ये रेंट पर दिया था। मैंने बुला लिया है उसे। गुड। सर, इस दुकान में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसका बढ़ोतरी का लीड मिल सके। सर, ये सर, सुरंग में जगह जगह ये गुटखे के पैकेट्स मिले। गुटखा गुटखा तो महाराष्ट्र में बैंड है, और ये पैकेट्स भी बाहर के स्टेट के लग रहे हैं। मतलब जिन्होंने सुरंग को दिए शायद बाहर के स्टेट से आए थे, और ये भवानी स्टोर वाला भी। सर, ये भवानी बड़ा ही शरीफ लगता था, क्या पता था ऐसे हैरान कर देगा। ये भवानी स्टोर चलाने वाले का नाम भवानी है? जी सर, भवानी सिंह। ये लीजिए एग्रीमेंट के पेपर्स। कहाँ रहता है भवानी सिंह? सर, उसने कोई ढानू का आईडी दिया था, बोल रहा था पहले ढानू में दुकान चला रहा था। हाँ, लेकिन ये दुकान नहीं, बैंक रॉबरी को अंजाम पहुंचा रहा था, और तुम्हें भनक तक नहीं। सर, मैं तो थाना में रहता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ क्या चल रहा है। और ये जो बाजू में विट्ठल है ना, वो मुझे पैसे पहुँचा देता था। विट्ठल? विट्ठल स्टेट एजेंट। ये भवानी उसी का पार्टी था, ये मेरा दुकान उसी ने भाड़े पे चढ़ाया था। वो पेमेंट कैसे करता था, चेक से या कैश से? सर, वो कैश से ही पेमेंट करता था, डिपॉजिट और रेंट का पैसा भी उसने कैश में ही दिया था। विट्ठल, अभी थोड़ी देर पहले हम तुम्हारी दुकान पे आए थे, तुम्हारी दुकान बंद थी, आज खोली नहीं क्या? साहब, वो मुझे पता चला कि एरिया में कुछ लफड़ा हुआ है। लफड़ा? लेकिन वो लफड़ा वाला पार्टी तो तेरा था। कहीं तूने तो भवानी सिंह के साथ मिलके कुछ वो सुरंग उरंग नहीं बनाया ना? नहीं साहब, मेरा इस लफड़े से कोई लेना देना नहीं है। मेरी तो दुकान है साहब वहाँ पे। मैंने तो बस उमाकांत जी का गाला भाड़े पे चढ़वाया था। मैंने तो पेपर भी लिया उनसे साहब, ये देखिए। पेपर एकदम बराबर है साहब, और चेहरे से भी शरीफ लग रहा था। 6 महीने पहले मेरे पास आया और बोला कि गाला चाहिए भाड़े पे। देखो सेठ, गाले तो बहुत है अपने पास, आपको किस काम के लिए चाहिए? वो परचून का दुकान खोलना है। परचून की दुकान बोले तो? परचून मतलब किराने का दुकान। अच्छा अच्छा, एरिया कितने का मांगता आपको? एरिया वो विठल भाई, वो क्या मैंने सुना है कि वो आपके बाजू का जो गाला है ना, वो आपके हाथ में है, वही जी। 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट और 30,000 रुपये भाड़ा, इतना बजट है आपका? 1.5 लाख हो? इससे कम में दूसरा गाला है अपने पास। नहीं, दूसरा गाला नहीं विठल भाई, वो क्या ना, इस गाले का दिशा विशा वास्तु एकदम परफेक्ट है, यही गाला चाहिए। सेठ, बजट भी तो परफेक्ट होना चाहिए ना, है कि नहीं? और ये भाड़ा डिपॉजिट के अलावा 1.5 महीने का ब्रोकरेज भी लेगा। मैं कर पाओगे इतना? हाँ, चलेगा। मुझे तो लग रहा है साहब, वो एकदम सोच के आया था। बैंक के लाइन वाला गाला ही मांगता था उसको। भवानी सिंह। कौन भवानी सिंह? ये पता यही का है ना? एड्रेस तो यही का है, पर यहाँ कोई भवानी सिंह नहीं रहता। सर, वो पैन कार्ड और आधार कार्ड फेक है, और जो नंबर हमें भवानी स्टोर्स के बोर्ड से मिला, वो नंबर फेक आईडी से खरीदा गया था। वो नंबर 3 महीने से आउट ऑफ सर्विस है। वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी उसने अपना नेटिव एड्रेस झारखंड का लिखवाया है, मतलब वो भी फेक ही है। भवानी सिंह से जुड़ी हर लीड एक डेड एंड पर जाकर रुक रही थी, और बैंक के आसपास के सीसीटीवी से भी कोई लीड मिलती नजर नहीं आ रही थी। सर, बैंक के अंदर की फुटेज में कोई सस्पिशन नहीं मिला। सर ये देखिए सर, ये बैंक के पास वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है, जो 8 अक्टूबर संडे मॉर्निंग की है। सर, ये भवानी स्टोर रॉबरी के पहले रोज खुलता था। ये 6 अक्टूबर यानी फ्राइडे नाइट का फुटेज है। ये देखिए, 4 लोग दुकान के अंदर गए, थोड़ी देर बाद 2 अलग लोग दुकान से बाहर आए, लेकिन किसी का भी चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है। ये 8 अक्टूबर मतलब संडे सुबह 7:45 बजे ये 6 लोग दुकान से बाहर आए। सबके हाथ में प्लास्टिक बैग है, लूट का माल इसी में होगा, लेकिन किसी का भी चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है। मतलब फ्राइडे नाइट को 4 लोग दुकान के अंदर घुसे, तो 4 लोग ऑलरेडी अंदर थे। जी सर, मुझे तो लगता है 8 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। सर, बैंक के आसपास जितने भी सीसीटीवीज है, सबकी फुटेज हमने खंगारी,
लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी का भी चेहरा किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लोग उस एरिया में जितने भी सीसीटीवीज है वहां से जब भी गुजरे हैं अपना चेहरा छुपा लिया है, या तो फोन पर बात करते थे या सीसीटीवी के दूसरे ओर देखते थे। ये लोग जानते थे कि उस एरिया में सीसीटीवीज कहाँ है और उससे कैसे बचना है। भले उनका चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर ना हो, लेकिन भवानी सिंह के इस फेक आईडी में इसका असली फोटो तो हमारे पास है। एक काम करो, इसका लुकआउट नोटिस भेजो सभी पुलिस स्टेशन में, और भवानी स्टोर के कस्टमर और आसपास के लोगों से अच्छी तरह पूछताछ करना। शायद और भी क्रिमिनल्स के चेहरे हमारे सामने आ जाए। ये बड़ी शातिर क्रिमिनल्स है, इससे पहले कि वो हमसे दूर भागे हमें उन तक पहुंचना होगा। कम ऑन फास्ट सर। जो चेहरा इस लूट का सस्पेक्ट बनकर सामने आया उसकी पहचान फर्जी थी, और उसको भवानी सिंह नाम से जानने वालों के बयान भी उस तक पहुंचने के सिरे नहीं जोड़ पा रहे थे। पर उसकी तलाश की कड़ी में कुछ नई जानकारियों के सिरे जुड़े। मैडम ये देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भवानी स्टोर पे एक दो बार कई लोगों को आते जाते देखा मैंने, लेकिन शक्ल याद नहीं मैडम। और हाँ मैडम, कुछ महीने पहले वहाँ पे बम्बू और प्लाई का भी डिलीवरी होता था। हेलो भवानी सेठ, ये लकड़ी प्लाई किस लिए? अरे भाई, एक रैक बनवा रहा हूँ, उसके लिए मंगवाया है। मैडम भवानी शक्ल से दिखता तो एकदम शरीफ था, अब पता नहीं ये कांड वो किया या उसके भांजे। भांजे? कौन भांजे? वो क्या है ना, कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, वो वहाँ दिखा नहीं। उसकी गैरहाजिरी में दो लड़के ये दुकान चला रहे थे। क्या नाम था उनका? साहब मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन करीब 2 महीने पहले भवानी सेठ मेरे पास आया था। बोला उसकी तबीयत खराब है, उसको गाँव जाना था, और उसके बदले उसके भांजे दुकान चलाने वाले थे। मैंने उसको बोला भी था कि ये सब बातें तो उमाकांत सेठ जी को बता देना। हाँ साहब, भवानी का फ़ोन आया था और उसने विट्ठल के सामने ही मुझे उन 2 लड़कों से मिलाया था। अरे विट्ठल भाई, अब दादा मुझे इलाज के लिए गांव जाना है, वापस लौटने में टाइम लग सकता है, इसलिए मेरी गैरहाजिरी में मेरे भांजे दुकान संभालेंगे। लेकिन भवानी सेठ आपको हुआ क्या है? भवानी ने मुझे कहा था कि उसको टीबी था। अब मेरे समझ में आ रहा है साहब, वो झूठ बोला होगा। उन दोनों लड़कों से सुरंग खुदवा के बैंक उसी ने लुटवाया होगा सर। एक बात बता, सुरंग तेरे बाजू के दुकान में खुद रही थी, सुरंग तेरे दुकान के नीचे से गई और ये बात तुझे पता ही नहीं चली? यकीन मानिए साहब, मुझे नहीं पता चला। वैसे भी उसका धंधा घाटे में चल रहा था, उसकी तबीयत खराब थी। मुझे तो ये लगा था कि ऐसे हालात अगर और कुछ दिन रहेंगे तो उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो भाड़ा टाइम टू टाइम देता था साहब। वो 2 लड़के जो गल्ले पे बैठे थे, उनका स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, ट्राई करेगा। इन तीनों का जरूर कहीं ना कहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। मोहिते चेक करो। सर। सर। गौतमी लूट के बाद ये लुटेरे किसी व्हीकल से स्टेट के बाहर गए होंगे। बोरीवली से दहीसर, मुलुंड, ऐरोली और वाशी चेकागा की तरफ जाने वाले एरिया के सभी सीसीटीवी खंगालो। सर 8-9 में से 3 लोगों के चेहरे तो सामने आ गए। ये लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जरूर मोबाइल का इस्तेमाल करते होंगे, जो भागने के बाद उन्होंने बंद किए होंगे। राइट। बैंक के पास के एरिया के सभी मोबाइल टावर्स के रिकॉर्ड को निकालो, उसमें से जो भी नंबर सस्पिशियस लगे उसे तुरंत इन्वेस्टिगेट करो। सर। अपराधियों तक पहुंचने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी हर बारीक से बारीक सिरा टटोल रहे थे। पुलिस की हर नजर पैनी थी, लेकिन मंजर धुंधले थे। गौतमी, ये 2 गाड़ियां एक के पीछे एक एसयूवी रॉन्ग वे से निकलकर इस गली में घुस गई है। ये कौन सा रोड है? सर ये बैंक के पास वाला रोड ही है। ये दोनों गाड़ियां सस्पिशियस है। ये दोनों गाड़ियां 8:15 बजे बैंक के पीछे से निकली और वो 6 लोग बैंक लूटकर 7:45 बजे भवानी स्टोर से निकले थे। गौतमी पता करो, ये दोनों गाड़ियां यहां से निकलकर और कहां देखी गई है। सर संभावनाओं का हर वो सिक्का उछाला जा रहा था कि शायद आने वाला हेड या टेल पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कोई दिशा दे जाए। लेकिन पुलिस ऐसे खुराफातियों की तलाश कर रही थी जिन्होंने लूट की सुरंग खोदने से पहले अपने अंडरग्राउंड होने की सुरंग भी खोद रखी थी। सर ये दोनों गाड़ी 8 अक्टूबर सुबह 8:15 बजे बैंक के पास वाले रोड से गलियों के रास्ते से होते हुए मलाड से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचे करीब 9:30 बजे।
सर सोचने वाली बात ये है कि सीधा रास्ता चुनने के बजाय इन्होंने गलियों का रास्ता चुना। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचने के बाद ये मुड़े आरे मुलुंड टोल रोड पर करीब 11 बजे और फिर उसके बाद इनमें से एक गाड़ी ने मुलुंड टोल नाका क्रॉस किया। यानी ये दोनों गाड़ियां पर्पसली ऐसे रास्तों से गुजर रही थी जहां ये कम से कम सीसीटीवी में कैप्चर हो। यस सर। यानी वो लुटेरे इन्हीं दो गाड़ियों से लूट का सोना लेके भागे होंगे। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। दोनों गाड़ियों के नंबर्स फेक थे। जिस गाड़ी ने मुलुंड टोल नाका क्रॉस किया था ना ही उसकी कोई लीड मिली ना ही दूसरी गाड़ी की। पता नहीं ये दूसरी गाड़ी कहाँ गायब हो गई। हो सकता है दूसरी गाड़ी ने अपना नंबर प्लेट बदल दिया हो या वो गाड़ी को वही कहीं डंप करके इन्होंने एक ही गाड़ी से टोल नाका क्रॉस किया हो। सर ये लोग सिर्फ शातिर क्रिमिनल नहीं, अच्छे आर्किटेक्ट भी है। सुरंग का इतना परफेक्ट नक्शा बनाया कि सीधा लॉकर रूम में खुला और बैंक वालों के हिसाब से इन्होंने लगभग 3 करोड़ 43 लाख की ज्वेलरी और कैश लूटी है। सर एक लीड मिली और शायद इस लीड से इस केस को एक नई डायरेक्शन मिल जाए। इस भवानी सिंह की पूरी कुंडली निकालनी है। इसका असली नाम कन्हैया राम है, हिस्ट्री शीटर है, चोरी और लूट के केस में कई बार अंदर जा चुका है। और इसके दो भांजे? उन दोनों की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन कन्हैया राम 30 मार्च 2017 को मुंबई की एक जेल से जमानत पर रिहा हुआ है। 30 मार्च 2017? जी सर। सर 9 अप्रैल 2017 को उसने उमाकांत भिड़े से वो गाला भाड़े पे लिया था। इसका मतलब जेल से रिहा होने के 10 दिन बाद उसने लूट की प्लानिंग की थी। ये भी हो सकता है कि ये सारी प्लानिंग उसने जेल में की होगी। पता करो जेल में उसके और कौन कौन साथी थे, उनकी डिटेल्स निकालो। सर। और जेल रिकॉर्ड्स में ये कन्हैया राम का एड्रेस कहाँ का था? राजस्थान, भीलवाड़ा का रहने वाला है। भीलवाड़ा। कन्हैया राम कहाँ है? देखो अगर जानती हो वो कहाँ है तो बता दो, वरना वैसे तुम उसकी लगती क्या हो? वो मेरे पति थे, लेकिन उन्हें टीबी हुआ था। 2.5 महीने पहले हवा पानी बदलने के लिए गांव आए थे, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ और एक दिन। मुंबई में कहाँ रहता था वो? दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले? मुंबई में था कौन उसका? नहीं साहब, मुंबई में कोई रिश्तेदार नहीं थे और अपने दोस्तों के बारे में कभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा कि पिछले 6 महीने पहले तक वो जेल में था। हाँ मैडम, 25 सालों से यही सब तो देख रही हूँ। उन्हें मेरी कभी परवाह नहीं थी और वापस भी तब आए जब उन्हें अपनी देखभाल के लिए मेरी ज़रूरत थी। मुंबई से तुम्हें जिस नंबर से वो कांटेक्ट करता था वो नंबर दो हमें। जी साहब, मेरे फ़ोन में है। पुलिस क्राइम सीन के एरिया का डंप डेटा खंगालने के साथ साथ कन्हाई के मिले दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाल रही थी, लेकिन रिजल्ट अब भी 0 था। सर इस कन्हैया राम के कॉल रिकॉर्ड्स में ज़्यादा नंबर नहीं है और जो है उनसे भी कोई लीड नहीं मिल रही। लेकिन इसके कॉल रिकॉर्ड में एक अजीब बात है, पिछले 6 महीने से इसकी मोबाइल की लोकेशन सिर्फ विरार की है, जबकि इसने दुकान भाड़े पे बोरीवली में ली है। सर उन सभी के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक किए, कन्हैया नहीं, उनमें से किसी का भी फोन क्राइम सीन पर एक्टिव नहीं था। हाँ, लेकिन इतने सारे लोग इतने बड़े क्राइम को अंजाम देने के लिए किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट कर ही रहे होंगे। अब डंप डाटा में कोई ना कोई नंबर ऐसा जरूर होगा जो हमें इस केस को लीड देगा। तुम फिर से अच्छी तरह डंप डाटा केस को फोकस करो। सर एरिया में जितने भी लोग हैं सबका स्टेटमेंट ले लेना, किसी को भी मत छोड़ना। सर ये नंबर क्राइम सीन वाले स्पॉट पे एक्टिव था। इस पर कई बार रिंग कर रहा हूँ पर लग नहीं रहा। ये नंबर कब एक्टिव था वहाँ पर? सर सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो लड़के जब चोरी करके निकले उसके कुछ देर बाद ये नंबर ऑन हुआ और फिर ऑफ भी हो गया। एक नंबर लिख लो, 9897890000। पता करो ये नंबर किसका और किसके नाम पे रजिस्टर है, और इस नंबर के पिछले 20 दिन के कॉल रिकॉर्ड मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। बोलो देशमुख। सर जिस नंबर की हमें तलाश थी वो नंबर मिल गया है। किसी फेक आईडी पर यह नंबर लिया गया था। बैंक रॉबरी के वक्त ये नंबर वहीं पर एक्टिवेट था और लास्ट कॉल पालघर के किसी लक्ष्मी गांवकर को किया गया है और 8 अक्टूबर के बाद ये नंबर बंद हो गया था। लक्ष्मी गांवकर कौन? सर मोहिते को पालघर भेज दिया है। थोड़ी देर में इस लक्ष्मी की पूरी कुंडली हमारे पास होगी।
सर ये लक्ष्मी के बारे में मैंने सब पता लगा लिया है। ये लक्ष्मी एक धंधे वाली है। धंधे वाली? हाँ साहब, यही पालघर में एक चकला चलता है, वही मिल जाएगी ये। ये नंबर किसका है? साहब ये तो कट्टू का नंबर है। 8 अक्टूबर को कट्टू ने इस नंबर से कॉल किया था मेरे को। कट्टू? ये कट्टू कौन है? कट्टू नायकर साहब, मेरा रेगुलर कस्टमर है, पर उस दिन के बाद से उसका फ़ोन नहीं आया मेरे को साहब। ये कट्टू नायकर मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ साहब ये तो मेरे को नहीं मालूम, पर गोवंडी में कहीं रहता है साहब। उसका एड्रेस नहीं मालूम मेरे को। एड्रेस नहीं पता, लेकिन करता क्या होगा ये तो ज़रूर पता होगा। नहीं साहब, क्या करता है ये नहीं मालूम, लेकिन 2 नंबर का आदमी है ये मेरे को मालूम है। उसकी कोई फ़ोटो है तुम्हारे पास? हाँ साहब, एक आधी बार उसने मुझे सेल्फी भेजी है, मैं बताती आपको। ये है। क्या कट्टू नायकन उन बैंक लुटेरों में से एक था जिनकी संख्या का अनुमान 8 से 10 लगाया जा रहा था? जिस भवानी स्टोर से लूट की सुरंग खोदी गई थी, उस दुकान को किराए पर लेने वाला कन्हई राम और भवानी सिंह रॉबरी से 2 महीने पहले ही मर चुका था। और जिन 2 लड़कों को वो अपना भांजा बता रहा था, उनकी फिलहाल कोई लीड नहीं मिल पाई थी। लेकिन क्या कट्टू नायकन की पहचान बैंक लुटेरों की असल पहचान दे पाएगी? सर ये कट्टू नायकन कर्नाटक से है, इसके आगे पीछे कोई नहीं। 12 साल पहले मुंबई लोकल ट्रेन में पैसेंजर का सामान उठाकर भागना, पॉकेटमारी, चेन स्नैचिंग के केसेस में अंदर गया था। सबसे पहले इसे रेलवे पुलिस ने अरेस्ट किया था। जेल से निकलने के बाद इसने अपना प्रमोशन करवा लिया। चोरी, लूटमारी, घर फोड़ी के कई केसेस में कई बार अंदर बाहर जा चुका है। गोवंडी में इसकी खुद की खोली है, लेकिन खोली को बहुत दिनों से ताला लगा हुआ है। सर कट्टू के पीछे मैंने खबरियों को लगा दिया है। आई होप जल्द से जल्द कोई लीड मिल जाए। ये कन्हई हाउस ब्रेकिंग के केस में अंदर था। ये कट्टू के भी यही हिस्ट्री निकली। मुझे लगता है इन जैसे क्रिमिनल की मिलीभगत है जिन्होंने इस रॉबरी को अंजाम दिया। कट्टू भाई तो कई दिनों से आए नहीं यहाँ, पर आप कौन हो जो उसे ढूंढ रहे हो? अरे मैं पूना से आया हूँ, ये पैकेट उन्हें देना था, तुम रख लो, तुम्हारे पास तो आते जाते होंगे ना। नहीं भाई, मैं किसी का पैकेट वैकेट नहीं रखूंगा। तो आसपास ऐसा कोई रहता है जो ये पैकेट रख ले? इधर एक ठेला लगता है डोसे का, शायद वो उसके गांव का है, तो उसे दे दो, वो ले लेगा। हाँ बोल पक्या साहब, कट्टू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर खबर पक्की है, कट्टू आज शाम घाटकोपर के किसी पार्किंग लॉट में किसी से मिलने आने वाला है। मुझे पूरी टीम 5 मिनट में मेरे केबिन में चाहिए। सर घाटकोपर में जितनी भी पार्किंग्स हैं वहां पर अपनी छोटी छोटी टीम्स फॉर्म करके भेज दो। अगर खबर पक्की है तो आज ये कट्टू नायकर मुझे अंदर चाहिए। पीछे लो थोड़ा। ये तो वही नंबर प्लेट है, गाड़ी में देखो कुछ है क्या? देखो आसपास चेक करो। अबे कितना माल चाहिए तेरे को? क्या ना, अभी मैं तो खास है ना आपका। हाँ बोलो। तो कट्टू के साथ
एक आदमी और है, क्या करें? अरेस्ट मत करना अभी, इसके साथ इसके बाकी के साथी भी होंगे, फॉलो देम। क्या बोला वो तेरे को? वो कुछ नहीं, क्या? चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, उसका पीछा करो। सर, 2 आदमी और चढ़े हैं गाड़ी में। ओके ओके, हम लोग आ रहे हैं, स्ट्रेट चलो। अपने आदमी लोग उनका कुछ क्या हुआ? कोई हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं अन्ना, आगे से राइट लेते हैं। अगर ये लोग राइट मुड़े ना तो समझ लेना कि पीछा कर रहे हैं। ओवरटेक करो, स्पीड अप, स्पीड अप। अन्ना, ये अपना पीछा कर रहे हैं। अन्ना, निकालो इधर से। सर, लगता है उनको पता चल गया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। हम उनको ओवरटेक कर रहे हैं सर। बाहर निकलो। क्या है तुम लोगों का, ऐसा कोई गाड़ी चलाता क्या? बैंक रॉबरी के 4 दिन बाद कट्टू नायकन के साथ साथ उस्मान शेख, मोमिन खान और अज्जू मोहंती को विक्रोली मुंबई से अरेस्ट किया गया। लेकिन वो 2 लड़के कहां थे जिन्हें कनाई राम के बाद बैंक रॉबरी का प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था? हालांकि जिन लोगों की गर्दन अब पुलिस ने पकड़ी थी उनमें से कोई भी दूध का दुला नहीं था, सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। लेकिन सवाल यह था कि क्या कट्टू नायकन, उस्मान शेख, मोमिन खान और अज्जू मोहंती का उस बैंक रॉबरी से कनेक्शन था? क्या ये चारों क्रिमिनल्स गेहूं के साथ पिसने वाले घुन थे, या वो शातिर जो गेहूं के साथ साथ घुन भी चबा गए थे? मैं लक्ष्मी को फोन किया था साहब। इसका मतलब ये तो नहीं कि बैंक मैं लूटा है साहब। शान बत्ती मत कर, समझा ना? लूट का माल कहाँ है बता, और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है बोल। कौन से साहब? सर, कट्टू के साथ पकड़ा गया उस्मान शेख, लंबी हिस्ट्री है सर। मुंबई, पूना, नागपुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा पुलिस में 100 से भी ज्यादा केसेस दर्ज है इस पर। पिछले 25 साल में काफी बार अंदर बाहर कर चुका है ये। देखो साहब, मैं मानता है कि मैं चोरी की गाड़ी में था, लेकिन मैंने बैंक का कुछ नहीं किया, साफ बोलता हूँ मैं तुमको। तुझे क्या लगता है तेरी एक कहानी सुन के तुझे सिर्फ कार की चोरी के केस में अंदर करेंगे? जब तक लोगों की खून पसीने की कमाई का एक एक पाई का हिसाब नहीं मिलता है ना, तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ते रहेंगे हम। बताओ कहाँ है पैसा? बताओ पैसे का बता। अज्जू मोहंती, मोमिन खान, इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पर सर, इन चारों का यही कहना है कि इन्होंने बैंक को नहीं लूटा, और इन चारों के मुंबई में जितने भी अड्डे हैं सब जगह पे हमने छापे मारे, लूट का माल कहीं नहीं मिला। जी मैडम, अरे मैम सुनिए तो सही। ये कमरा चेक करो। अरे कांस्टेबल ऊपर जाओ, ऊपर चेक करो, यहाँ देखो कुछ है क्या। मैम, उस्मान ने कई घर लूटे तो है मैम, लेकिन मैम वो इतना बड़ा बैंक नहीं लूट सकता। अपने पति को बचा रही है तू? माल कहाँ छुपा रखा है, जल्दी बता। नहीं मैम, मेरे को मालूम होता तो मैं तुरंत बता देती। मैं खुद बहुत परेशान हूँ उससे। मैम, वो यहाँ रहता तो है, मगर मैं खुद अब उसे अपना पति नहीं मानती मैम।
जिस गाड़ी से वो चारों पकड़े गए वो गाड़ी दूसरे गाड़ी के साथ 8 अक्टूबर को बैंक के पास दिखाई दी थी। वो दूसरी गाड़ी ने 8 अक्टूबर को ही मुलुंड चेक नाका क्रॉस किया था। उन लोगों ने लूट का माल जरूर मुंबई के बाहर कहीं छुपा के रखा है। इन चारों के और भी कई साथी हैं। दो तो वो भवानी सिंह के भांजे बनकर उसका दुकान चला रहे थे। इनको अलग अलग लेकर कोपचे में तोड़ो, तभी ये साले बताएंगे कि इनके साथी और लूटा हुआ 3 करोड़ 43 लाख का माल कहां गायब किया है। सब चारों पकड़े गए क्रिमिनल्स के लिए पुलिस की मार सहना रोज की बात थी। उनसे सच उगलवाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। और यह सवाल भी हैरान कर देने वाला था कि उन उठाई गिरे चोरों ने उस बैंक रॉबरी को अंजाम कैसे पहुंचाया होगा जिन्हें उस चोरी की गाड़ी में पकड़ा गया था। गाड़ी चोरी करने का अपराध तो वो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि उन्होंने बैंक को भी लूटा था। तो फिर बैंक लूटने के लिए बनाई गई सुरंग का इतना परफेक्ट नक्शा और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए इतना क्लीन रोड मैप किस शातिर दिमाग ने तैयार किया था कि असल लुटेरे कौन थे, इसका कोई भी स्पष्ट प्रमाण पुलिस के पास नहीं था। क्या उन लुटेरों में सिर्फ ये 4 लोग थे या फिर कई और भी थे जो अब तक नजर में नहीं आए थे? चल उठ उठ। उस्मान फहीमुद्दीन शेख, सुना है तेरा बाप फहीमुद्दीन शेख मानखुर में मच्छियां बेचता था। तू 23 का था जब तूने एक ज्वेलरी शॉप खोल डाली थी। वहां भी तू लूटा हुआ सोना बेचता था। अब बैंक लूट लिया। बोल लूटा हुआ माल कहाँ रखा है, बोल दे। आप तो 23 साल जो किया उसका 5 साल सजा काटा ना मैं। अभी खाली चोरी की गाड़ी में पकड़ा गया हूं तो आप भी डाल दो 2 साल के लिए। वो शाना बनता है तू। हाँ, कट्टू अज्जू और मोमिन ने सब बोल दिया है। कमीने है वो, अपना पल्ला झाड़ने के लिए मेरा नाम बोल दिया होगा। मैं नहीं जानता उनको। ठीक है, इसकी बीवी को उठा, फरीदा, उसे बोलवाएंगे हम लोग कि लूट का माल कहाँ रखा है। फरीदा कुछ नहीं जानती साहब। मतलब तू सब कुछ जानता है। बोल माल कहाँ छुपा रखा है, बोल। नहीं बोलेगा, तेरी बीवी फरीदा को उठा के लेके आएंगे हम। लंबी पूछताछ होगी, टाइम लगेगा। सोच ले तेरी बेटी का क्या होगा, सोचा है? इस बार तो 3 साल बाद आए हो तुम, और तुमने सोच ही लिया होगा कि तुम्हें वापस जाना ही है। शमीना बेटा, तुम चाबी से मत खेलो। तो कब जा रहे हो तुम? क्या फरीदा, बस आते ही मेरी खिंचाई चालू मत कर तू है। पूरा मोहल्ला मुझे लुटेरे की बीवी कहता है, शमीना को लुटेरे की बेटी कहता है। मेरी जिंदगी तो तुमने दोज़ख कर ही दी है। कभी शमीना के बारे में सोचा है तुमने? रोज रोज जेल जाके थक चुका था साहब, ऊपर से बीवी की किचकिच और पैसों की किल्लत। तो सोचा इस बार बड़ा हाथ मारता हूँ, पूरा जिंदगी बदल जाएगा। इस बीच मेरे को सोनीपत के एक रॉबरी के बारे में मालूम पड़ा। वो लोगों ने 120 फुट का सुरंग खोद के लॉकर लूटा था साहब। सोनीपत के बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए यही वो सुरंग है जो चोरों ने बनाई थी। उस केस को स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि लॉकर रूम में सीसीटीवी होता ही नहीं है साहब। तो सोनीपत रॉबरी से तुझे एलएनसी बैंक के लॉकर लूटने का आइडिया आया? क्या करूं साहब, ये शैतानी खोपड़ी में यही आइडिया आता है। माना क्या आइडिया तेरा था, लेकिन कट्टू अजू और मोमिन के अलावा और कौन प्लान में था, और लूट का माल कहाँ है? सर, उस्मान शेख ने लूट के माल से अज्जू को 5 लाख, मोमिन को 6.5 लाख और कट्टू को 10 लाख का सोना दिया था। इन लोगों ने अपना माल जहां जहां छुपाया था वहां से 80% माल बरामद हो गया। लेकिन लूट तो 3 करोड़ 43 लाख की हुई थी, जहां हमने छापा मारा। कट्टू, मोमिन और अज्जू के बयान के मुताबिक जो लुटेरे हैं उनमें से 5 यूपी से है और 1 वेस्ट बंगाल से। मैंने यूपी और वेस्ट बंगाल के पुलिस को उनके सारे डिटेल्स भेज दिए हैं। गुड। 2.5 साल पहले मैंने सुरंग खोद के बैंक लूटने का प्लान बना डाला था, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने वाले उम्दा साथी अभी भी जेल में थे सर। जो इस बैंक रॉबरी में शामिल थे उन सबका ठिकाना बोल दे पहले। वो लोग की तरह मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सबके सब मुंबई से बाहर हैं। मुंबई के बाहर कहाँ? मालूम नहीं साहब। इनका नाम क्या है? बुद्धन है और ये लल्लन, लेकिन ये मेरे आदमी नहीं है। बद्री लेके आए थे इन लोगों को। 2 लोग और थे साहब, एक हरदयाल और विष्णु। ये लोग को भी बद्री लेके आया था यूपी से। और वो वेस्ट बंगाल का अशफाक, वो कहाँ है?
अशफाक और बद्री के बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम। इन सब क्रिमिनल्स को इकट्ठा करके लूट का गैंग चला रहा था ना तू? हाँ, अज्जू और मुबीन तो मेरे साथ पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन 10 साल पहले जब भी मैं जेल में था तब मेरा मुलाकात अशफाक, बद्री और कट्टू से हुई थी। हम लोगों में बद्री सबसे ज़्यादा डेंजर था। हम लोग तो चोरी के चार्ज में अंदर गए थे, लेकिन वो अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में अंदर गया था। ऐसे ही मैंने तिजोरी का ताला तोड़ा, साले ने मुझे देख लिया, मैंने वही सर फोड़ के साले को बेहोश कर दिया और उसके बाद सब कुछ आराम से लूटा। तफरी मार के चुपचाप चला गया आज पर। 7 साल पहले जेल से आने के बाद सबसे पहले हम सब ने हाथ मिलाया, अपना गैंग बनाया। अशफाक एक अच्छा ड्राइवर था। अशफाक ने गाड़ी चोरी की, उसका नंबर बदलने के बाद पहली बार हम लोगों ने थाने में एक फ्लैट में चोरी की थी। उसके बाद तो हम लोग पूना, सूरत, अहमदाबाद ऐसे कई शहरों में रेकी करते रहे। ऐसे घर की तलाश करते रहे जहां लूटने में कोई लफड़ा ना हो। हम लोग 15-15 दिन तक बाहर रहते थे, लूटपाट करते थे और वापस मुंबई आ जाते थे। और जब भी हमने गैंग बनाया था तब डिसाइड किया था कि चोरी के बाद अगर हमारा कोई साथी पकड़ा जाए तो उसे ज़मानत पे बाहर निकालेंगे। और जब मैंने बैंक लूटने का प्लान बनाया तब तक अशफाक अंदर हो चुका था। मैंने सबसे पहले उसको ज़मानत पे बाहर निकाला। अरे दादा सलाम। सलाम दादा। सलाम सलाम। सोनीपत के बैंक के लॉकर तक पहुंचने के लिए उस्मान दादा प्लानটা অনেক ভালো। আমি কি ভাবছি कि अगर आप बद्री भैया को भी अगर बाहर बुला लोगे ना तो अनेक मजा आ जाएगा। मतलब उनको बहुत अच्छा आइडिया है कि कैसे गड्ढा वड्ढा करते, कैसे नक्शा बद्री अन्ना को गैर जमानती सजा हुआ है, 2 साल से पहले वो बाहर नहीं आएगा। हम लोग को ये मालूम था कि ये काम बद्री के बिना हम लोगों के लिए मुश्किल है, इसलिए हमने 2 साल तक उसके बाहर आने का इंतज़ार किया। और 2 साल बाद जब बद्री बाहर आया तब मैंने उसे सोनीपत का वो बैंक रॉबरी का वीडियो दिखाया। जेल में रह के कुछ पता ही नहीं चलता, सोनीपत में इतना बड़ा कांड हो गया। कौन सा गैंग था ये? अरे दे साले, सुरंग खोदने के 15 दिन के अंदर पकड़े गए। लेकिन मैंने ऐसा प्लान बनाया ना कि पुलिस भी सोचेगी कि बाप है अपन। और अन्ना, मैं तो बैंक भी ढूंढ लिया है। वो साकी नाका में ना एक बहुत बड़ा बैंक है, उधर का बाजू वाला गली में ना रात में कोई आता जाता भी नहीं है। एक रात में सुरंग खोदेगा कट्टू। उस्मान भाई, ये प्लान है आपका? एड़े पेड़ा खाना है ना तो मेरा पूंछ पकड़ के चल, दिमाग मत लगा, वो मेरे को लगान दे। बैंक कौन सा लूटना है? पिछले 2 साल से साला वही बैंक ढूंढ रहा हूँ मैं, जिधर सुरंग बना के जाया जा सके, लेकिन मिल ही नहीं रहा। तो ठीक है, अब हम आ गए, बैंक ढूंढते हैं, जैसा मांगते हो वैसा। अक्टूबर 2014 में हुई सोनीपत टनल बैंक रॉबरी से प्रभावित होकर अक्टूबर 2017 में हुई बोरीवली बैंक रॉबरी वो नहले पे दहला थी जिसका असली स्क्रीन प्ले तो अभी केस फाइल में लिखा जाना बाकी था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला सवाल यह था कि एक असंभव सी लगने वाली बैंक रॉबरी को कैसे संभव बना दिया गया कि इसे एक वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड क्राइम की सुर्खियां मिली। इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।